So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam Platform. So बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में जो हमने सीरीज स्टार्ट की है बच्चों आज से, सक्सेस बूस्टर सीरीज फॉर नीट एंड जेई 2021। तो बच्चों ये फुल कोर्स सीरीज है फिजिक्स के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पर। इस पर सारी वीडियोस, हर टॉपिक की वीडियो अपलोड करेंगे बच्चों। तो जैसा कि मैं पहले बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ही है आपको, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना है। तो बच्चों सक्सेस बूस्टर सीरीज में आपको जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, रोटेशनल मोशन से हम स्टार्ट करेंगे। 11th का टॉपिक है ये। उसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप रोटेशन इनर्शिया बोलते हो बच्चों। इस पूरे नोट्स का पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये नीट जेई और बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है बच्चों। सारे कंसेप्ट्स की बात करेंगे विद क्वेश्चंस। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और कल जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले बात करते हैं बच्चों अपन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। कि ए बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट स्टार्ट रोटेटिंग इटसेल्फ, और ए रोटेटिंग बॉडी कैन नॉट स्टॉप रोटेटिंग ऑन इट्स ओन। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मूवेबल है तो वो मूवेबल ही रहना चाहती है जब तक कि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगा दो। इसी तरह से जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी रोटेशनल इनर्शिया काम में आता है, जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हो। वहाँ वो गेम जो है बच्चों वो मास का है, यहाँ जो गेम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इसका मतलब लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटिव मोशन में जो मास है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये हमने एक चीज सीख ली। ओके, सो हमने देखा दूसरा पॉइंट, द क्वांटिटी मेजरिंग द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो डेफिनेशन हो गई बच्चों, जो नीट में किसी काम की नहीं है। आपको जनरली फॉर्मूला याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी मास m के पार्टिकल का, वो होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बट रिमेंबर वन थिंग, कि यह जो मास m की जो ये r है, ये r डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये नई वर्ड आया है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा आप। ये जो जैसे ये सेलिंग फैन चल रहा है बच्चों, तो ये जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है या जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये घूम रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है समझने के लिए कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेलिंग फैन की। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो डोर होता है उसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, बिकॉज ये इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करता है। तो वो एक्सिस या वो लाइन जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी रोटेट कर रही है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का बहुत बड़ा रोल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो अभी हम बात करेंगे बच्चों। ओके, इसका ऐसा यूनिट आप देखोगे तो ये कितना आएगा बच्चों, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। सबको पता है मास का यूनिट किलोग्राम होता है और रेडियस मीटर में अपन मेजर करते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला डीएफ देखोगे आप तो वो कितना आएगा, मास का आ जाएगा m1 और आर स्क्वायर का आ जाएगा l2। ये तो हुई बच्चों बेसिक सी बात। फिर जैसे अगर बहुत सारे मास हो, जैसे m1 m2 m3 mn से लेकर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये m1 है r1 पे, m2 है r2 पे, m3 है r3 पर, m4 है r4 पर, ऐसे बहुत सारे n तक हो बच्चों। तो आप क्या करोगे, उसका डायरेक्टली सम कर दोगे। तो जैसे m1 m2 m3 से लेकर m1 तक है, और जो डिस्टेंस है वो r1 r2 r3 से लेकर rn तक है, जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर कर दोगे, मतलब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये चलता ही जाएगा mn rn स्क्वायर तक। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों, ये ज्यादातर टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है। ये एलन आकाश की जो भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें ज्यादातर ये फोर्थ पॉइंट पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालोगस या सिमिलर टू मास इन ट्रांसलेशन मोशन। जैसे आप बच्चों पढ़ते हो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वैसे ये समझ लो फिजिक्स में ऐसे है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन जो है वो सिमिलर है किसके, मास इन ट्रांसलेटेड मोशन के। बच्चों नीट में एक चीज याद रखना कि आजकल जो आपने पेपर देखे हैं 2018 2019 और 2020 के, खासकर मैं बात कर रहा हूँ 2019 और 20 की, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं बजाय न्यूमेरिकल के। तो आपको कोई भी थ्योरेटिकल लाइन नहीं छोड़नी। मैंने इसलिए इस नोट्स में एनसीईआरटी की लाइंस भी थोड़ी थोड़ी इंक्लूड की है जो जनरली आती हैं। फिर बच्चों बात आता है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों पहला दिख रहा है आपको मास ऑफ द बॉडी, जो दिख रहा है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर में, मास तो है ये। दूसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सही बात है बच्चों, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है ये आर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन में चेंज कर दूँ, m2 को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ तो बोलो ये r2 कम हो जाएगा बच्चों, यस और नो।
तो इसका मतलब वो पार्टिकल जो है वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज आर जितनी ज्यादा होगी स्क्वायर टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। तीसरी बात आती है बच्चों नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है। जैसे मैं बात करता हूँ, नोट नंबर 1 देखो यहाँ पे लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों थोड़ी देर बाद में कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये नोट नंबर 2 है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेटेलिक बॉडी, अगर कोई बॉडी मेटेलिक है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये चीज याद रखनी बच्चों, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पॉइंट। जनरली बच्चे फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जनरली मैं आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point at which the whole mass of the body can be supposed to be concentrate so that its moment of inertia would be the same with the actual distribution of mass। ये आपको डेफिनेशन याद हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, k इक्वल टू रूट आई बाई एम होता है या I इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। अब I को कुछ भी मास इंटू आर लिख दोगे। अब जैसे n पार्टिकल है बच्चों तो आपको डायरेक्ट याद रखना है k इक्वल टू होता है रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर डॉट 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 आर एन की पावर होल n डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द बॉडी और r1 r2 r से लेकर rn तक क्या है वो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों अब देखो इसका ऐसा यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, बिकॉज आपको दिख रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मतलब रेडियस है तो मीटर में मान उसको मेजर करोगे। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास L1 ओनली। ओके अच्छा, अब एक चीज जो एनसीईआरटी में भी दी हुई है मैंने यहाँ पे भी नोट कराई है कि k इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस इज कंसीडर। बच्चों सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके अब जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन जो है बच्चों किस किस पर डिपेंड करेगा, वही नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये भी ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ना एंगुलर वेलोसिटी, ना एंगुलर एक्सेलरेशन, ना टॉर्क, ना डायमेंशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये 5 चीजें हैं बच्चों। ये एम्स में आया हुआ सवाल है एआर पैटर्न में। ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं ना बच्चों, ये देखो हाथ से लिखे हुए हैं ये, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट डिपेंड ऑन। जनरली क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, वो ये पूछता है किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और डायमेंशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन 5 पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता और ना ही डिपेंड करता है कि। ओके तो आपको ये चीज याद रखनी बच्चों, ये एआर पैटर्न में आपको सवाल देखने को मिलता था जब एम्स का एग्जाम होता था, अब तो सारे कमांड हो गए हैं। फिर भी आपको ये चीजें याद रखनी बच्चों, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल जो होते हैं फिजिक्स में वो ज्यादातर इन्हीं से बनते हैं। ओके जैसे ये अगर सिंगल मास हो तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालोगे, एन मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। ओके बच्चा पार्टी, फिर बात करते हैं बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ क्या 2 ही थ्योरम्स है, एक तो पैरेलल एक्सिस और एक परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, ध्यान से देखना। इसकी भी एनसीईआरटी की थ्योरी 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने इंपॉर्टेंट। पहली थ्योरी क्या बोलती है कि इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना इसका मतलब ये भाई साहब 2D पे काम करेगा ओनली एंड ओनली, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 2D ऑब्जेक्ट पे काम करेगी। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं बच्चों, क्या है कि अगर कोई प्लेन एक्स वाई में है तो आई एक्स प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा। अगर कोई प्लेन वाई जेड में है तो आई वाई प्लस आई जेड हो जाएगा, वो आई एक्स के इक्वल हो जाएगा। और अगर कोई प्लेन एक्स जेड में है, मतलब 2D होना चाहिए कुल मिला के, 3D नहीं होना चाहिए, प्लेन बॉडी होनी चाहिए, प्लेनर लेमिना होना चाहिए। तो एक्स और जेड में है तो आई एक्स प्लस आई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आई वाई के। मतलब किसी भी एक एक्सिस का 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ऐड के इक्वल होगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। दूसरी बात, ये 3 पॉइंट जनरली याद करने के, द थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द बॉडीज वेयर आर प्लेनर। प्लेनर मतलब 2D होनी चाहिए वो बॉडी में, फिर कह रहा हूं बच्चों चिल्ला चिल्ला के हर जगह नहीं लग सकता ये। ओके दिस थ्योरम अप्लाइज टू फ्लैट बॉडीज हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर अदर डायमेंशन। बच्चों उसकी जो थिकनेस है वो उनकी अदर डायमेंशन लाइक लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में जो है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए या वेरी स्मॉल होनी चाहिए। अब बच्चों ये एनसीईआरटी का पॉइंट है लास्ट वाला, देखो ये हर किसी मॉड्यूल में नहीं दिया होता है कि अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना जेड एक्सिस पे तो आप क्या करोगे, अंडर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कर दोगे। ओके बच्चा पार्टी, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद रखना, प्लेनर बॉडी पे लगेगी, 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
और फ्लैट बॉडीज में जो है उसकी थिकनेस जो है वो अदर डायमेंशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होना चाहिए। और लगाओगे कैसे, मैंने आपको बताया दो एक्सिस या दो प्लेन में सॉरी एक प्लेन में रखा हो, एक्स जेड में रखा हो तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई कर देना। जिस प्लेन में रखा हो उन दोनों को जोड़ के तीसरा इक्वल आ जाएगा। अब देखो बच्चों, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आई जेड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आई एक्स और आई वाई दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दूंगा, आई जेड के इक्वल कर दूंगा। तो ये आपको ऐसे लगानी है, कौन सी थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, चलें आगे। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, सुनो मेरी बात, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द, ये किसी भी एक्सिस पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो पैरेलल एक्सिस के थ्रू होगा, जो किससे जा रही हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रही हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन द टू पैरेलल एक्सिस। अब बच्चों जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई मास m है और यहाँ से d डिस्टेंस पर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस का। तो आप क्या करोगे, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती हुई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, इस थ्योरम की सबसे अच्छी बात, खास बात क्या है, ये किसी भी शेप वाली बॉडी के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप किसी भी एनी शेप वाली बॉडी के लिए लगा सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है। फिर बात करते हैं बच्चों, जैसे इसके लिए निकालेंगे आप, इसके लिए सोचो तो आई जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में आई जी हो गया प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ए स्क्वायर हो गई। इसी तरह से बच्चों ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट है लास्ट वाला, वो भी मैंने मेंशन किया है कि अगर के लिखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, अंडर के जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो जैसे फॉर सिमेट्रिकल सेपरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन रिमेन्स अनचेंज। अगर किसी से सिमेट्रिकल सेपरेट कर रहे हो कोई चीज तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज नहीं होगा। जैसे ये डिस्क है एम मास की, इसमें से आपने सिमेट्रिकली m/4 मास अलग कर लिया, या मतलब मैं बोलूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके रेस्पेक्ट में आई था तो आपने I/4 अलग कर दिया, तो ये 3m/4 मास बच गया, तो ये 3I/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बिकॉज ये सिमेट्रिकल था इसलिए इसका के चेंज नहीं हुआ। ये तो हो गया सिमेट्रिकल सेपरेशन, ये आपने सिमेट्रिकली सेपरेट कर दिया। अब सिमेट्रिकली आप ऐड करोगे या सिमेट्रिकली अटैचमेंट करोगे तो भी के जो होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे बात करते हैं बच्चों, अगर m मास की डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I गिवन है आपको। अब आपने क्या रखा, इसके ऊपर एक डिस्क और रख दी जिसका मास m है, तो अब बच्चों मास 2 टाइम्स हो गया तो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2i हो गया। इसका मतलब ये क्या था, सिमेट्रिकल अटैचमेंट था और k जो था वो अनचेंज हो गया। अब कुछ बात करते हैं एसिमेट्रिकल सेपरेशन की। एसिमेट्रिकल सेपरेशन का मतलब आपने कैपिटल M मास में से स्मॉल m मास अलग कर लिया, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा बच्चों बिकॉज मास कम हो गया है, तो I माइनस डेल्टा आई बच गया, और जो मास था वो कितना बच गया, M माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो के का फॉर्मूला क्या था, रूट I/m होता है। तो आई कितना हो गया, I माइनस डेल्टा आई, m कितना हो गया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इसका मतलब के जो हो गया वो चेंज हो गया। अच्छा, डेल्टा आई क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिटैच मास विद रेस्पेक्ट टू सेम एक्सिस। तो ये जो बच गया, जो ये जो रिमेनिंग मास है या डिटैच मास है उसका विद रेस्पेक्ट टू सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने चेंज नहीं किया है बच्चा पार्टी। फिर बात करते हैं बच्चों एसिमेट्रिकल अटैचमेंट करते हैं अपन। जैसे ये कैपिटल M मास की जो डिस्क थी आपने इसके ऊपर स्मॉल m मास रख दिया, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल I प्लस m इंटू स्मॉल r स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से देख सकते हो आप। तो अब जो k आ जाएगा वो भी चेंज हो जाएगा बच्चों, देख लो I प्लस स्मॉल m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, या मैं बोलूँ टोटल I डिवाइडेड बाई टोटल m। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज एज डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज और ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। दूसरी बात, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और ना ही ये स्केलर है। स्केलर क्यों नहीं है वो भी मैं चीज बता दूं, बिकॉज हर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है बच्चों। आई एक्स निकालोगे तो अलग आएगा, आई वाई निकालोगे तो अलग आएगा, आई जेड निकालोगे तो अलग आएगा। तो इसका मतलब ना तो ये वेक्टर है ना ही ये स्केलर है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चा पार्टी, टेंसर क्वांटिटी होगी। तो याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर में भी पढ़ाया जाता है आपको टेंसर क्वांटिटी जब पढ़ाते हैं।
फिर एक चीज और आती है बच्चों, इफ व्हील इज टू बी मेड बाय यूजिंग टू डिफरेंट मटेरियल, अगर कोई व्हील जो अलग अलग दो मटेरियल से मिलके बना हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, लार्जर डेंसिटी मटेरियल जो होगा वो किस पे आएगा बच्चों, पेरिफेरी पे होगा। ओके बच्चा पार्टी, ये भी याद रखना आपको। अब बच्चों ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो कैसे लगाओगे आप, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है तो मैंने आपको पहले बता रखा है, वापस बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर जेड कर देना। वाई जेड प्लेन में है तो वाई प्लस जेड बराबर एक्स कर देना। जेड एक्स प्लेन में मतलब जो जिस प्लेन में हो उन दोनों को जोड़ के तीसरा परपेंडिकुलर प्लेन के इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बच्चों जो क्वेश्चन नीट 2016 और नीट 2020 दोनों में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि टू मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन r, दो मास है m1 और m2 जो एक दूसरे से r सेपरेशन पर है। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग टू मासेस। बच्चों जो नीट 2020 में सवाल आया था वो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से नहीं था, वो इस फॉर्मूले से था। उसमें आपको R1 निकालना था, R1 मतलब m1 मास से डिस्टेंस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बच्चों कुछ नहीं करना था, एक फॉर्मूला यूज करना था, उसका आंसर आ जाता R1 या R2, कुछ भी यूज कर लेते आप। तो आपको एक चीज याद रखनी कि जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये m1 और m2, ये R1 और R2 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है m1 से या m2 से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो। अगर यहाँ पे R1 लिखोगे तो यहाँ m2 आएगा, और यहाँ पे R2 लिखोगे तो यहाँ पे m1 आएगा, बस इतना सा याद रखना है। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये नीट 2016 सेकंड अटेम्प्ट में था शायद सवाल ये। तो आई जो आता है वो किसके इक्वल आता है बच्चों, टोटल m इंटू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो m लेते हैं वो होता है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का मतलब होता है बच्चों, जैसे दो मास है m1 और m2, रिड्यूस मास कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड। मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखे नीचे देखो, जैसे जैसे दो मास सिस्टम और आपको रिड्यूस मास निकालना हो तो 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 कर दोगे। जैसे तीन मास सिस्टम हो तो आपको रट्टा नहीं मारना है इसको कि m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तीन मास आ जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो 1/μ किसके इक्वल हो जाएगा, 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1/m3। बच्चों यही कंसेप्ट आपको किस में काम में आएगा, ओसिलेशन में काम में आएगा। जब दो ब्लॉक एक ही स्प्रिंग से जुड़े हुए होंगे तब आपको टाइम पीरियड निकालना होगा, तब ये चीज जरूर जरूर काम में आएगी। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे एक कंसेप्ट बहुत जगह काम में आते हैं फिजिक्स में। तो और एन मास हो तो आप एन मास के लिए क्या करोगे बच्चा पार्टी, 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 डॉट 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 ऐसे करके 1/mn तक जोड़ दोगे। ओके, फिर बात कर, देखो आज बच्चों अपन सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं सारे ऑब्जेक्ट का बता दूंगा क्वेश्चन सोल्व करा के विद एग्जांपल। फिर बात करते हैं बच्चों कुछ चीजें जो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में कंपेयर रखती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अगर आप एस लिखते हो तो उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, रोटेशन मोशन में उसको थीटा से शो करते हैं। वेलोसिटी को लीनियर मोशन में वी से शो करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं। एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो करते हैं। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है एफ का, वही रोटेशन मोशन में टॉर्क का है जिसको टाउ से शो करते हैं। देखो ये वही बात आ गई, जो काम लीनियर मोशन में मास का है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। अब जैसे आप जब वेलोसिटी लिखते हो तो वो क्या लिखते हो, ds बाई डी टी, तो यहाँ पे ओमेगा जो लिखोगे वो क्या लिखोगे बच्चों, डी थीटा बाई डी टी। जिसी तरह से आप सॉरी एक्सेलेरेशन लिखते हो dv बाई डी टी, यहाँ पे क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे लिखते हो f इक्वल टू एम ए, यहाँ पे लिखोगे टो इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ डी वाई डी टी इंटू एम वी लिख दोगे, यहाँ आई ओमेगा लिख दोगे। यहाँ वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चों, f इंटू एस होता है, तो f किसके इक्वल है, थीटा के, सॉरी टॉ के, और s किसके इक्वल है, थीटा के, तो आप लिख दोगे टॉ इंटू थीटा। इससे बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये यूं ही पढ़ा रहे हैं, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलों को आप कंपेयर करके आसानी से याद कर सकते हो। जो पावर होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, इधर कितना होता है टॉ इंटू ओमेगा। यहाँ जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एम वी होता है, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ पे जो इम्पल्स होता है वो होता है एफ डेल्टा टी या चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू। यहाँ पे होता है टो डेल्टा टी या आई ओमेगा वन माइनस आई ओमेगा टू। ओके, अब जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो यहाँ पे अपन लिखते थे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे लिखते थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फिर लिखते थे यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू ए एस, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा थीटा। अब बच्चों जो ओमेगा नोट हो गया वो हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी,
और जो ओमेगा हो गया वो हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एस एन जब लिखते थे यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, यहाँ पे थीटा एन जब लिखोगे वो किसके इक्वल लिखोगे ओमेगा नोट प्लस ए बाई टू अल्फा बाई टू एन माइनस वन। तो बच्चों आज हमने बात करी बेसिक्स के लिए, तो प्लीज़ इस पे फुल कोर्स में बच्चों फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है इसका, बस एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए आपका। इतना भी नहीं कर सकते बच्चों तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए इस चैनल पे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। सो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है कल अलग अलग बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग, डिस्क, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।